नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 टीकाकरण, इससे जुड़ी भ्रांतियां और सुझाव विषय पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 16 जनवरी से देश में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। टीकाकरण अभियान का ये दूसरा चरण है। ऐसे में आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कि टीकाकरण से जुड़ी तमाम भ्रांतियों को लेकर, किस तरह से लोगों में टीकाकरण को लेकर उत्साह है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और क्या कुछ टीकाकरण की बारीकियां हैं, इस कार्यक्रम के जरिए आज हम और भी करीब से जानेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ एम्स ऋषिकेश की कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वर्तिका सक्सेना जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। उनका स्वागत करते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में, आपने समय निकाला। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से वर्तमान की बात की जाए, कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरुआत इसकी हो चुकी है 16 जनवरी से, दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर देश की बात करें और खासतौर पर उत्तराखंड की अगर बात की जाए, तो किस तरह की स्थिति आप इस वक्त उत्तराखंड में देखती हैं कोरोना से जुड़ी हुई? कितना उतार या कितना चढ़ाव आया है अब कोरोना में? कोरोना इस समय हर व्यक्ति के माइंड में है, चाहे आप हैं या हम हैं। पूरा देश कोरोना की चर्चा कर रहा है। और अगर टोटल हम देखें, आंकड़ों पे नज़र डालें, तो आप देखेंगे लगभग 1.2 करोड़ लोग हमारे यहाँ इन्फेक्ट हो चुके हैं और दुखद स्थिति है कि 1.5 लाख की डेथ हो चुकी है। अगर ये टोटल नंबर्स आप देखें तो ये काफ़ी बड़े दिखते हैं, परंतु अगर विश्व में जो केसेस हुए हैं और जो डेथ हुई है उनके कंपैरिजन में देखें तो ये काफ़ी छोटा नंबर है। और बाकी विश्व के हिसाब से देखें तो हमारा डेथ के हिसाब से चौथा नंबर है। हमसे ज़्यादा अमेरिका में, ब्राज़ील में, मैक्सिको में डेथ हुई है। और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ इतनी बड़ी संख्या भी नगण्य है विश्व स्तर पे, और हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है कोरोना को कंट्रोल करने में। अभी हमारे देश में 97% रिकवरी रेट हो गया है, जो कि बहुत ही सुखद स्थिति है। उत्तराखंड में भी इसी प्रकार से एक समय था जब केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे, लेकिन वर्तमान समय में काफ़ी कंट्रोल आया है। और इसमें मैं कहना चाहूँगी और विशेष रूप से इस बात को एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि हमारी भारत सरकार की जो रणनीति रही है, जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल करा गया है, और साथ साथ में हमारी जो देश की सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जिस हिसाब से हम मिलते तो हैं लोगों से लेकिन फासले से मिलते हैं, और खान पान में जो हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं, और साथ में जो हमारी 70% रूरल पॉपुलेशन है, उसका बहुत योगदान रहा है कि हम बहुत आज अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन साथ में एक वर्ड ऑफ कॉशन ये भी है कि लास्ट के 15-20 दिनों में आपने पता चला होगा कि हमारे यहाँ भी कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। हालांकि डेथ इतनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन कोरोना के केस 5 राज्यों से बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। तो हम अच्छी तो स्थिति में है, लेकिन अच्छी बनी रहे इसके लिए बहुत कार्य करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मैम आपने यहाँ पर कही कि अच्छी स्थिति है लेकिन अच्छी बनी रहे, उसके लिए काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। टीकाकरण की विशेष रूप से अगर बात करें मैम, तो इसको किस तरह से आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? उत्तराखंड में किस तरह से टीकाकरण को लेकर काम किया जा रहा है? 2 कंपनीज़ की तरफ से टीका भारत में मौजूद है। दोनों कंपनीज़ के टीकों में किस तरह का डिफरेंस है? हम चाहेंगे तमाम चीज़ें टीकाकरण को लेकर आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि 16 जनवरी को टीकाकरण आरंभ हुआ, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस पूरे कार्यक्रम को लीड करा जा रहा है। और पूरे देश में जिस प्रकार से ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम करा जा रहा है, पूरा विश्व उसको सराहना कर रहा है। तो एक हमारे लिए गर्व की बात है। और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हमारे राज्य में भी इस कार्यक्रम को 16 जनवरी को स्टार्ट करा गया था। और हमारे राज्य में हमारे निदेशालय ने और जो सेक्रेटरीट है उसने बहुत व्यापक इसकी पूरी प्लानिंग करी थी। डिफरेंट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ बनाई गई थी, जिसमें एक्सपर्ट्स रखे गए थे। हमारे संस्थान से भी उसमें एक्सपर्ट जुड़े, जिनकी निगरानी में सारे कार्य प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद ट्रेनिंग का दौर चला, सारे मेडिकल ऑफिसर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, सबको ट्रेनिंग दी गई। फिर हमारे राज्य सरकार ने हर जगह पे जहाँ पर उन्होंने डिसाइड करा वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीन पहुँचाई गई, कोल्ड चेन की व्यवस्था करी गई। और सबसे अच्छी बात इस बार ये रही कि बहुत क्लोज मॉनिटरिंग एंड सुपरविज़न करा गया उस प्रोग्राम का, जिसकी वजह से आज हमारे प्रदेश में हम लगभग 1.4 लाख लोगों को टीकाकरण कर चुके हैं। और सेकेंड डोज भी लगभग अभी तक 25,000 लोगों को सेकेंड डोज भी मिल चुकी है, जो कि बहुत सराहनीय है। बिल्कुल।
लगातार आपने हमें डेटाज दिए कि किस तरह से प्रगति उत्तराखंड कर रहा है खासतौर पर टीकाकरण को लेकर, और लोगों में उत्साह भी है। रजिस्ट्रेशन की बात करें, कई लोगों को अभी भी दिक्कत या उन लोगों को जानकारी नहीं है किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है या टीकाकरण के लिए किस तरह से आवेदन करना है। तो हम चाहते हैं आप ये प्रोसेस भी हमारे दर्शकों को बताएं। और हमने देखा है कई लोगों में इसकी कीमत को लेकर भी कुछ भ्रांतियां हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इन भ्रांतियों का जवाब भी आप लोगों को दें, जिससे कहीं ना कहीं जो उनके मन में जो डाउट्स हैं वो दूर हो सके। टीकाकरण जब से इनकी सेकेंड कोविन ऐप की गाइडलाइन इशू हुई है भारत सरकार द्वारा, जो कि 1 मार्च से जब हमने टीकाकरण प्रारंभ करा, तो ये 60 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए शुरू करा गया। और इसमें जो 45 से 59 ईयर्स के एज ग्रुप के जो लोग हैं जिनको की कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनके लिए ये टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। और इसमें भारत सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, जिसके अंतर्गत लोग जो है कोविन ऐप अपना डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, या cowin.gov.in की वेबसाइट पे भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान है, जिसमें आपको अपना फ़ोन नंबर देना होता है, मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करा सकते हैं, एक OTP आएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद वो आपकी कुछ पर्सनल जानकारियाँ मांगेगा, जैसे नाम, आपकी एज, आपका सेक्स, और उसके साथ आपको एक फ़ोटो ID देनी होती है। तो अगर फ़ोटो ID के लिए भी कई और सारे ऑप्शंस होते हैं, अपनी फ़ोटो ID दे दीजिए। और अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है, मतलब अगर आप 45 से 59 ईयर के एज ग्रुप में आते हैं और कोमॉर्बिडिटी है, तो आपको कोमॉर्बिडिटी का एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा साइन करा हुआ सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। और इसमें कहीं ना कहीं ये मेंशन होगा कि आप किस बीमारी से ग्रसित हैं। यस, हाँ, उसमें ग्रसित। और भारत सरकार द्वारा 20 बीमारियों को चिन्हित करा गया है, जिसकी लिस्ट ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है, भारत सरकार की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको देखा जा सकता है। तो उसमें हृदय संबंधी बीमारियां हैं, किडनी फेलियर है, या किसी को अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है क्या, या जन्मजात हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम है, या विकलांगता है, डेफनेस है, ब्लाइंडनेस है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, इस तरह की 20 बीमारियां हैं। उन लोगों को हम कोमॉर्बिडिटी वाली श्रेणी में रख रहे हैं, और वो लोग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसको कोविन ऐप में अपलोड करेंगे। और एक सबसे अच्छी जो सुविधा है जो इस ऐप में है, वो कि अपना आप वैक्सीनेशन का साइट और डेट खुद से चूज़ कर सकते हैं, और अपनी सुविधा के अनुसार सेलेक्ट करे गए सेंटर पे जाके अपना टीकाकरण करा सकते हैं। और अब ये बहुत आसान है। एक तो ये ऐप द्वारा हुआ तरीका, दूसरा है ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है। जो बाई चांस जिन लोगों को दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन कराने में, ऑन स्पॉट जाकर भी आप अपना टीकाकरण करा सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी सावधान करना चाहूँगी कि कहीं दफ़े भीड़ का सामना करना पड़ सकता है उन लोगों को, तो आप प्रेफर करें कि अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं और टीकाकरण लें। बिल्कुल मैम, ऑनलाइन टीकाकरण कराना और या फिर वहीं स्पॉट पर पहुंचकर टीकाकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। ऐसे में कितने समय बाद टीकाकरण का प्रोसेस शुरू होता है? अगर आप स्पॉट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं या आप ऑनलाइन कराएं, तो लगभग कितने दिन बाद आपका नंबर आ जाता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको खुद से चूज़ करना है, वो तो आपकी विल पे डिपेंड करता है। स्पॉट रजिस्ट्रेशन का मतलब आप पहुंचिए और टीकाकरण लीजिए। जी बिल्कुल। इसकी कीमत की अगर बात करें तो इसको लेकर भी लोगों में अलग अलग तरह की जो जानकारी के अभाव के कारण गलतफहमियां हैं, तो उसके बारे में आप क्या इसके बारे में सारे दर्शकों को मैं कहना चाहूँगी, सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन फ्री है, उसकी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी अस्पतालों में आप फ्री में, मुफ्त में अपना टीकाकरण ले सकते हैं। हालांकि लेकिन अगर आप प्राइवेट अस्पतालों में जाना चाहते हैं, प्राइवेट अस्पताल की सुविधा लेना चाहते हैं, तो उसके प्रति डोज की कीमत 250 रुपये रखी गई है, जो कि आपको वहाँ पर पे करने पड़ेंगे, और तब आप टीका ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने किस तरह से अप्लाई करना है ये भी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, और ये भी बताया, इसकी कीमत भी आपने बताई कि सरकारी अस्पतालों में बेहद मुफ्त, बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध है। अब बात करते हैं मैम उन लोगों की जिनको जो वैक्सीनेशन है उसके बाद इस तरह का डर है कि वैक्सीन लगाने के बाद कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाए, कहीं कोई तबीयत ना ख़राब हो जाए। कुछ लोगों में ऐसे कुछ सिम्टम्स भी शुरुआत में देखने को मिले हैं। तो क्या ये सिम्टम्स होते हैं वैक्सीनेशन के बाद? किस तरह के सिम्टम्स होते हैं और इनसे डरने की आवश्यकता है या नहीं है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब 16 जनवरी को हमारे पूरे देश में ये टीकाकरण प्रारंभ हुआ, और उसी के साथ इस तरह की भ्रांतियों का दौर भी प्रारंभ हुआ। आपको पता होगा बहुत तरह तरह की इस टीके के बारे में बात करी गई, लेकिन आज पूरा विश्व और हमारा देश तो जानता ही है, विश्व इस बात की सराहना कर रहा है कि हमारे भारत द्वारा निर्मित
की गई 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड का सक्सेसफुल यूज़ करा गया है और हमारे यहाँ करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लाखों में नहीं करोड़ों में अब डोजेस दी जा चुकी है और ये बिल्कुल सुरक्षित वैक्सीन पाई गई है। हाँ, कुछ साइड इफ़ेक्ट जो कि एक आम वैक्सीन को लगाने पर भी होते हैं, जैसे आपने कभी बचपन में डीपीटी लगवाया होगा, अपनी माँ से पूछिए, आप वो बताएंगी आपको कि डीपीटी लगाने के बाद आपको हल्का बुखार आया था, आपने एक दिन के लिए दूध पीना बंद कर दिया था। तो उसी तरह के जब एडल्ट को भी हम वैक्सीन देते हैं तो आपको साइड पे दर्द हो सकता है, आपके बाजू में इंजेक्शन लगता है तो वहाँ पर हाथ में दर्द हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है, माइल्जिया मतलब कि पूरा बॉडी में पेन हो सकता है, कुछ लोगों के उल्टी भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। ये माइनर सिम्टम हैं जो कि 1-2 दिन में स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक प्रकार का आम रिएक्शन है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं ये भी सलाह दूंगी, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर होता है 99-100 के आसपास होता है तो आप पैरासीटामोल भी ले सकते हैं और पैरासीटामोल की डोज 4 घंटे में दोबारा भी रिपीट करी जा सकती है। लेकिन अगर उसके बाद आपका बुखार ठीक नहीं होता तब ज़रूर आप डॉक्टर को संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों में अगर अर्टिकेरिया होता है या एनाफाइलैक्सिस शॉक हो जाए तो उसको हम सीवियर कैटेगरी में रखते हैं और इस तरह के लोगों को तुरंत सरकारी हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करके अस्पताल पहुंच के अपना इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल। टीकाकरण के लिए जब कोई व्यक्ति पहुंचता है, टीका लगाया जाता है, तो कितने वक्त तक उसको वहां पर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है? और अगर शुरुआत में ही किसी को कुछ उल्टी जैसे सिम्टम्स आए या बुखार की शुरुआत हो तो क्या वहां पर इलाज की सुविधा उस वक्त मौजूद होती है? जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत उन्होंने पूरी व्यवस्था की गई थी इसमें कि कैसे हम सुरक्षित टीकाकरण कर सकें। तो हर सेंटर पे एनाफाइलैक्सिस स्थिति को मैनेज करने के लिए पूरी सुविधा है, पूरी दवाइयाँ हैं और सारे हमारे हेल्थ वर्कर इस स्थिति को निपटने के लिए इक्विप्ड रहते हैं। एनाफाइलैक्सिस शॉक होता है जिसमें कि व्यक्ति को अनकॉन्शियसनेस हो जाए या ऐसा महसूस हो कि गला चोक हो रहा है, उस स्थिति को हम एनाफाइलैक्सिस कहते हैं और उसमें एड्रेनालिन इंजेक्शन का शॉट देना होता है 0.5 ml या 20 यूनिट्स शॉट देना होता है। और ये दवाई जो है हर सेंटर पे जहाँ पर वैक्सीनेशन करा जा रहा है वहाँ पर उपस्थित रहती है, इस भारत सरकार के निर्देश हैं इसके लिए, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब टीकाकरण होता है तो 30 मिनट्स तक उसको ऑब्जर्वेशन एरिया में रखा जाता है। अगर कोई भी सिम्टम आएगा तो हमारी पूरी टीम तैनात रहती है जो कि उसको उस तरह की जो भी परेशानी आई है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो 30 मिनट ऑब्जर्वेशन के बाद भी मान लीजिए किसी को साइन एंड सिम्टम आता है तो उसके लिए भी सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी करे गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूर्ण इलाज की सुविधा है। इसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगी 5 से 10% से ज़्यादा लोगों को इस तरह के सिम्टम्स नहीं आए हैं अभी तक, जो 1.2 करोड़ वैक्सीनेशन हुए हैं देश में। बिल्कुल। डोसेज की बात करें तो कितनी इसकी डोसेज लगती है मैम? और ख़ास तौर पर जो अगला 24 घंटा होता है उसमें उन 24 घंटे में किस तरह का प्रिकॉशन एक व्यक्ति को रखना चाहिए? और आने वाले टाइम में भी, क्योंकि बहुत जगह हमने देखा है कि लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिया और उसके बाद वो बहुत एक केयर फ्री एटीट्यूड कहीं ना कहीं डेवलप हो जाता है कि अब हमने वैक्सीनेशन तो लगा ली है तो अब कोरोना नहीं होगा। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, तो डोसेज के बारे में आप थोड़ी जानकारी दें। इम्यूनिटी कितनी जल्दी डेवलप होती है डोसेज के बाद, पहली डोसेज के बाद, और उसके बाद किस तरह का बिहेवियर हमें अपनाना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। डोजेज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है, इसका मतलब मांसपेशी में आपको हाथ में ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो और 2 डोजेज देनी होती है, चाहे आपको कोवैक्सीन लग रही हो या कोविशील्ड लग रही हो, तो उनकी दोनों की 2 डोजेज होती हैं और कम से कम 1 महीने के अंतराल पे है। और इसके बाद जो आपको सावधानी बरतनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को भी 2 डोजेज मिल जाएं उसके बाद भी आप लोग ये ना समझें कि आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। आपको सारे जो 2 गज की दूरी है, मास्क है, बार बार हाथ धोना है, वो चीज़ें अपना के रखनी हैं कम से कम 2 से 3 महीने तक। और उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगी कि अभी जब तक हमारे देश में या विश्व में पैंडेमिक की स्थिति बनी हुई है, आप सभी लोग ध्यान रखिए, सावधानियाँ अपनाते रहें, क्योंकि री इन्फेक्शन होने का भी एक चांस है, क्योंकि अभी भी पूरा विश्व पैंडेमिक की स्थिति से गुजर रहा है। तो सभी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप जितनी भी सावधानियाँ बताई जा रही हैं उनको लगातार अपनाते रहें।
बिल्कुल। मैम, बहुत से लोगों में ये भी भ्रांति है कि जब वैक्सीनेशन हो गया उसके बाद अब कोरोना नहीं होगा, तो इस पर भी आप थोड़ी रोशनी डालें कि वैक्सीनेशन के बाद, दोनों डोसेज के बाद भी क्या कोरोना होने की संभावना रहती है या नहीं रहती? ये बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा ट्रिकी भी है ये क्वेश्चन। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी, 2 डोजेज आपने लगा दी, उसके बाद पहली बात तो ये है कि कम से कम 1 महीने बाद तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो 1 महीना तो वैसे भी बहुत क्रूशियल है। तो मैं बिल्कुल सावधान करना चाहूँगी सारे दर्शकों को कि 2 वैक्सीन मिलने के बाद, 2 डोजेज मिलने के बावजूद भी आप सारी सावधानियां बरतते रहें। बिल्कुल। तो नए स्ट्रेन की आपने बात करी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैम, जिस तरह से दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इसमें 60+ जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनका वैक्सीनेशन होना है, 45 to 59 जो लोग सिवियर बीमारी से ग्रसित हैं उनका भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। जब 60 वर्ष से ऊपर के लोग जब वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे तो किस तरह की जानकारी उनको अपने डॉक्टर को देनी चाहिए? क्योंकि 60 साल के बाद अगर देखा जाए तो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये चीज़ें आम हो जाती हैं उम्र के साथ। तो ऐसे में जब डॉक्टर के पास पहुंचे, वैक्सीनेशन आपकी होने वाली हो, तो किस तरह से जानकारी अपने डॉक्टर को देनी चाहिए? क्या कुछ उनको बताना चाहिए अपने बारे में, और आने वाले समय को लेकर उनको भी किस तरह से प्रिकॉशन लेने चाहिए वैक्सीनेशन के बाद? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब 60 साल की उम्र के या उससे अधिक व्यक्ति लोग अपना टीकाकरण कराने जा रहे हैं तो सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक्यूट बीमारी से उस समय ग्रसित ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले 1 साल में किसी बीमारी से वो हॉस्पिटलाइज ना हुए हों और उनको कोविड इन्फेक्शन ना चल रहा हो। और अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो कम से कम 4 से 8 हफ्ते बाद ही आप टीकाकरण लेने के लिए जाएं। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वृद्धावस्था में कई दफ़े हार्ट की बीमारियों से चूँकि आप गुजर रहे होते हैं, कई लोग गुजर रहे होते हैं, तो आपको ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं। एक तरह की दवाई है जो आपको खून को पतला रखने के लिए दी जाती है। अगर उस तरह की आप दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बता दें कि आप उस प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं, क्योंकि तब आपको वैक्सीनेशन देते समय काफ़ी सावधानी बरती जाएगी। इसके अलावा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी आपको किसी दवाई से एलर्जी हो, किसी खाने पीने की वस्तु से एलर्जी हो या किसी अन्य फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से आपको एलर्जी हो, कभी प्रीवियस वैक्सीनेशन कोई लिया हो उससे आपको एलर्जी हो, तो फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें शेयर करना। और अगर प्रीवियस एलर्जी की हिस्ट्री है तो आपको वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि ये तमाम चीज़ें अपने जो डॉक्टर हैं वहाँ पर मौजूद उनके साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट अगर कुछ भी क्रिटिकल उनको लगे उस वक्त तो वो कहीं ना कहीं उस वैक्सीनेशन को लेकर डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल। मैम, जिन लोगों का ऑलरेडी जो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं या जो एडमिट हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या उनको भी वैक्सीनेशन दी जा रही है? उनका इलाज फिलहाल किस तरह से किया जा रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप कोविड पॉजिटिव आए हैं तो हम देखते हैं कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे तो आपको आजकल होम आइसोलेशन के लिए अलाउ कर दिया जाता है। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज होकर अपना ट्रीटमेंट कराना होता है। ये तो पहली बात कि आपका ट्रीटमेंट होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट होने के बाद भी हम ये प्रेफर कर रहे हैं कि आपको 4 से 8 हफ्ते जब गुजर जाएंगे रिकवरी के बाद भी, उसके बाद ही आपको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। लेकिन आपको वैक्सीनेशन लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक दफ़े आपको एक इन्फेक्शन हुआ है, दोबारा से इन्फेक्शन ना हो, उसको तो भी तो प्रिवेंट करना है। तो वैक्सीनेशन तो उन लोगों को भी लेना है जिनको कोविड होके चुका है, लेकिन आप गैप दें 4 से 8 हफ्ते का। बिल्कुल। मैम, अगर गर्भवती महिलाओं की बात की जाए, फिलहाल उनको अभी वैक्सीनेशन नहीं दिया जाए, तो इसका क्या कारण है? इसके पीछे क्या रीज़न है और उनको कब तक वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी? आपके इस क्वेश्चन को मैं उसमें कुछ और भी बातें बताना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक, हम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं दे रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को नहीं दे रहे हैं, और लैक्टेटिंग, जिनको हम दूध पिलाने वाली माताएं हैं या धात्री माताएं कहते हैं, उनको हम वैक्सीनेशन नहीं दे रहे हैं। और उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जब ये कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल करा गया उस समय ये ग्रुप इंक्लूड नहीं करा गया था रिसर्च के समय, सिर्फ इतनी सी बात है। इस वजह से हम उनको इस समय वैक्सीनेशन में नहीं ले रहे हैं। अदरवाइज अगर उस ग्रुप पर भी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी और हम ये जान पाएंगे ये वैक्सीन उनके लिए भी एफिकेशियस है, सेफ है, तो उन ग्रुप को भी इंक्लूड करा जाएगा। वर्तमान में हमारे पास एनालिसिस वाला डेटा नहीं है, उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है, तो हम उन ग्रुप को नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। तो यानी कि जो वर्ग जिसकी आपने बात करी, चाहे प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, चाहे 18 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं,
उनका क्योंकि डेटा नहीं है और उन पर ये कहीं ना कहीं अभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे में इन लोगों को कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है इस बीच। बिल्कुल, जो ग्रुप को हम वैक्सीनेशन नहीं दे रहे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा सावधान है, और सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है प्रेग्नेंट लेडीज़ को और धात्री माताओं को, क्योंकि एक दूध पिलाने वाली माता जो है वो एक बच्चे के कांटेक्ट में है, तो इन्फेक्शन तो तुरंत पास हो जाएगा। तो ऐसी माताओं को तो बहुत सावधानी बरतनी है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत सावधानी है क्योंकि बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक बच्चे को एक इस दुनिया में लाने वाले हैं, तो आपको अपना स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और क्योंकि सभी जानते हैं कि कोविड से काफ़ी सारे तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन इस ग्रुप को रखना है। 18 साल से जो कम बच्चे हैं, हम मानते हैं कि वो हमारे युवा वर्ग है और काफ़ी एक्टिव युवा वर्ग है, और अब जब कि कॉलेज खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ में खुल गई हैं पूरे देश में, उन्होंने जाना शुरू कर दिया है, तो उस ग्रुप में भी इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो और हमारे युवा वर्ग जो है उत्साहित रहे और हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती रहे, इसलिए उनको भी बहुत ज़रूरी है कि वो प्रिकॉशन लें और इन्फेक्शन स्प्रेड को रोकें। बिल्कुल। नए स्ट्रेन की मैम बात करते हैं, जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहा, नया स्ट्रेन हम जानना चाहेंगे ये आखिर है क्या, क्यों ये म्यूटेट करता है, और इसका जो कोविड वैक्सीनेशन अभी जो है उसका कितना प्रभाव इस पर देखने को मिलता है, वो कितनी लाभकारी है? अच्छा, तो ये जो नया स्ट्रेन है इसके बारे में मैं 2 शब्द ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे देश में जो स्टार्टिंग हुई वो अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन स्ट्रेन आया, यूके में भी एक स्ट्रेन मॉडिफाई हुआ, तो वो जो है स्ट्रेन हमारे देश में आए ट्रैवलर्स के द्वारा। अब आपने पूछा कि ये होता क्यों है, जैसे सर्वाइवल के लिए हम कोशिश करते हैं उस तरह से वायरस भी अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश करता है, और उस सर्वाइवल के लिए कोशिश जब करता है तो उस प्रोसेस में उसका जेनेटिक मेकअप थोड़ा चेंज होता है, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और ये माना जाता है जब कोई व्यक्ति म्यूटेट करता है या जब कोई वायरस म्यूटेट करता है तो उसकी आक्रामकता बढ़ सकती है, मतलब वो इन्फेक्शन ज़्यादा कॉज कर सकता है और ज़्यादा जो है मॉर्टेलिटी या डेथ कॉज कर सकता है। लेकिन अच्छी बात ये देखी गई है जितने भी ये म्यूटेशन आए हैं वो इन्फेक्शियसनेस तो ज़्यादा कॉज कर रहे हैं, मतलब कि उनकी वजह से स्प्रेड तो इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, मॉर्टेलिटी फ़िलहाल उतनी रिकॉर्ड नहीं करी गई है, जो कि एक हम लोग के लिए राहत देने वाली बात है। और हमारे जो इंडियन स्ट्रेन है रिसेंटली उसके भी 2 म्यूटेशन देखे गए हैं, और इन्फेक्शन तो है लेकिन अभी मॉर्टेलिटी का डेटा नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं कि हमको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है कि हम देख पा रहे हैं कि म्यूटेशन स्टार्ट हो गया है वायरस में, तो किसी भी तरह से वो हमको पुराना जो हमारी डिजीज़ अभी कंट्रोल हुई है, इन्फेक्शन हमारे देश में जो कंट्रोल है वो रीसर्च कर सकता है। रीसर्च मतलब वो फिर से पूरा आ सकता है जो हमने इतना अच्छा कंट्रोल करके रखा है। जो स्थिति से हम फिलहाल निपट रहे हैं और 1 साल में हमने जो प्रगति की है कोरोना की रोकथाम के लिए, कहीं ना कहीं नया स्ट्रेन एक डर कहीं ना कहीं पैदा कर सकता है, दोबारा से कहीं वैसी स्थिति ना हो जो हमने पिछले 1 साल में देखने को हमें मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को मैं बहुत जोर से कहना चाहूँगी, बहुत एम्फसाइज करके कहना चाहूँगी कि जो नया स्ट्रेन है उससे जो है बचने की हमें ज़रूरत है, लेकिन आपको पैनिक होने की साथ में ज़रूरत नहीं है। अगर आप मास्क लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी रख रहे हैं और हाथ धो रहे हैं तो आपको कोरोना का इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो नए स्ट्रेन से सावधान रहिए लेकिन घबराइए मत। बिल्कुल। एम्स ऋषिकेश की बात यहाँ पर कर लेते हैं हम। किस तरह की व्यवस्थाएं एम्स ऋषिकेश में फ़िलहाल मौजूद हैं, आप लोगों ने बनाई हुई हैं जो टीकाकरण को लेकर, कितनी सुविधा वहाँ पर लोगों को दी जा रही है जब टीकाकरण के लिए लोग वहाँ पर आते हैं? थोड़ा आप एम्स ऋषिकेश को लेकर भी जानकारी दें। बिल्कुल। एम्स ऋषिकेश में हमारे माननीय निदेशक प्रोफेसर रविकांत जी के निर्देशन में टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, और ये कार्य हमारे डिपार्टमेंट कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन को दिया गया, और इस कार्यक्रम में हमने उनके निर्देशन में पूरी भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार व्यवस्थाएं बनाई। वैक्सीनेशन ऑफिसर 1, 2, 3, 4 सबको स्थापित किया गया। 2 साइट बनाई जो कि बाद में बढ़ के हमने 10 साइट तक वहाँ पर बढ़ाई हैं, जिससे कि कम से कम 1000 लोगों का प्रतिदिन इम्यूनाइजेशन किया जा सके। हमारे संस्थान में इस समय 6000 जो हैं लोग कार्य कर रहे हैं जो कि हेल्थ केयर वर्कर की श्रेणी में आते हैं, तो हमने उन लोगों को वैक्सीनेशन का टारगेट रखा था कि 6000 लोगों को करेंगे।
और हम लगभग 80% उस टारगेट को पूरा कर चुके हैं। फर्स्ट डोज मिल चुकी है उन लोगों को, सेकेंड डोज मिलने का भी चरण शुरू हो चुका है और सक्सेसफुली हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स टीकाकरण ले रहे हैं। साथ में जो साइड इफ़ेक्ट की शुरुआत में प्रॉब्लम थी या लोगों को ये भ्रांति थी और थोड़ी वैक्सीन को लेके हेजिटेंसी थी कि पता नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा, तो उससे निपटने के लिए हमने अपनी साइट पे ही एक आईसीयू, मिनी आईसीयू की व्यवस्था कर दी थी कि बाई चांस अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आए या कम से कम हमारे हेल्थ वर्कर जो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर ज़रा भी उनको साइड इफ़ेक्ट आएगा हम उसी समय में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में हमने एम्बुलेंस की भी व्यवस्था वहाँ करी कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी, वी वर रेडी टू टैकल एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम एट दैट साइड। सो इतना कॉन्फिडेंस आया हमारे हेल्थ वर्कर्स को और सभी आश्वस्त हुए कि हमारी व्यवस्थाएं पूरी सुचारू हैं और सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मैं कहूँगी एक सफल वैक्सीनेशन कार्यक्रम हम अपने संस्थान में कार्यान्वित कर पाए। बिल्कुल। तो मैम चलते चलते हम आपके सुझाव चाहेंगे उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया है, उनको किस तरह का बिहेवियर अब रखना चाहिए और जिन्होंने अभी नहीं लगाया है उन लोगों को किस तरह से आप प्रेरित करेंगी, हम चाहेंगे चलते चलते आप हमारे दर्शकों को सुझाव दें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं एक बात कहना चाहूँगी सबसे कि देखिए हमारे देश में इन स्पाइट ऑफ ऑल आर बेस्ट एफर्ट्स 1.5 लाख लोगों की डेथ हुई है। ये छोटा नंबर नहीं है, बहुत लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है और हम इससे बच सकते हैं। बचाव दो हैं आपके पास, एक तो है आप सारी सावधानी बरतिए, मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, हाथ धोते रहिए और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी है कि अपना टीका लगवाइए। तो जब हमारे पास 2 तरीके हैं जिससे हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं, हम अपने परिवार को, अपने देश को, अपने एरिया को खुश रख सकते हैं, अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम आगे आएँ। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि आप लोग बेफिक्र सामने आइए, वैक्सीनेशन कराइए, ये पूर्ण सुरक्षित है और अपने देश को आगे बढ़ाइए। जय हिंद। बिल्कुल मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आज साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर वर्तिका सक्सेना जी जिन्होंने बेहद अहम जानकारी कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर दी और साफ तौर पर उनका कहना था कि हमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ चढ़कर टीकाकरण अभियान में भाग लीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन करिए। तो फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।